नमस्कार मित्रजनों, सर्पज्ञा चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। न्यायशास्त्र के भाग 2 में आज हम विश्व के दर्शन शास्त्रियों और भारतीय अन्य ग्रंथों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। न्यायशास्त्र के पहले भाग में हमने जाना कि न्याय की वजह से एक राष्ट्र कैसे प्रगति के रास्ते पर चलता है और आज क्यों इसको बदलने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्पज्ञा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और महापुरुषों के बारे में जानकर भारत की इस वैचारिकता को बल दे। सनातन धर्म में सभी धर्मों की आत्मा तथा सार संग्रह का समावेश होने के कारण यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। वैदिक काल में विधि को धर्म का ही एक स्वरूप माना जाने के कारण इन दोनों में कोई भेद नहीं था और वे एक ही व्यवस्था के अभिन्न अंग थे। शब्द सनातन से आशय ऐसे सदाचरण से है जो कि अति प्राचीन तथा अविलोपनीय है, इसलिए इसे कभी समाप्त न होने वाला माना गया है। समाज के विभिन्न घटकों के लिए अपने धर्म का अनुपालन करना आवश्यक था, जैसे कि शासक के लिए राजधर्म, संसारी व्यक्ति के लिए गृहस्थ धर्म, महिलाओं के लिए नारी धर्म, गुरु धर्म, पति धर्म, मानव धर्म इत्यादि। डॉक्टर काने के अनुसार समय के साथ पुरातन सनातन धर्म में परिवर्तन होते गए और वर्तमान समय में भी इसे मानव के समाज के प्रति कर्तव्य तथा दायित्व के रूप में देखा जाता है। भारत में एक न्यायप्रिय राजा को ही अच्छा शासक और प्रजापालक माना जाता है। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा कृष्णदेव राय, राजा हरिश्चंद्र और राजा भरत की सैकड़ों कहानियां हम लोगों ने सुनी ही है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो कहा जाता है कि कोई भी उनके सामने असत्य बोल ही नहीं पाता था। अपनी प्रजा में भी न सिर्फ वो एक सत्यवादी बल्कि न्याय संगत राजा के रूप में विद्यमान थे। महर्षि विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की कथा भी न्याय और सत्य प्रतिपादित करने के लिए ही कही जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक न्याय ग्रंथों की भी रचना की गई। इसी से भारतीय न्याय दर्शन की नींव भी पड़ी। आज न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम को कहा जाता है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। वात्सायन ने कहा था कि जब कोई मनुष्य किसी विषय में कोई सिद्धांत को स्थिर कर लेता है तो वहां न्याय की सहायता अपेक्षित होती है। इसीलिए न्याय दर्शन विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता है। उसके बिना मनुष्य न तो अपने विचार और सिद्धांतों को सुस्थिर कर सकता है और न ही अपने सिद्धांतों की रक्षा कर सकता है। अगर हम अपने ग्रंथों को देखें तो देखते हैं कि न्याय शास्त्र एक उच्च कोटि का संस्कृत शास्त्र है और उसके प्रारंभिक परिज्ञान के बिना किसी ऊंचे संस्कृत साहित्य को समझ पाना काफी कठिन है, चाहे वो व्याकरण हो या काव्य रचना या कोई अलंकार या आयुर्वेद या कोई भी अन्य धर्म ग्रंथ या दर्शन ग्रंथ। इसके बिना दर्शन साहित्य को समझना तो बिल्कुल असंभव ही है। मित्रों, न्यायशास्त्र कोई आसान पढ़ी जाने वाली पुस्तक या कोई शास्त्र नहीं है। न्यायशास्त्र वस्तुतः हमारी बुद्धि को तीव्र और सुपरीक्षित बनाने वाला एक शास्त्र है और न्यायशास्त्र जितना जरूरी और उपयोगी है उतना ही कठिन भी है। खासतौर पर नव्य न्याय तो और भी कठिन है। न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्वज्ञान से ही हम निश्रेयस मतलब संपूर्ण न्याय को प्राप्त करते हैं। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रमाण जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके अलावा प्रमेय जो 12 प्रकार के होते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिया, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत, भाव, फल, दुख और अपवर्ग। न्याय दर्शन के बाकी 14 पदार्थों में संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडता, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान आते हैं। इन पदार्थों में से सिद्धांत के 4 प्रकार होते हैं, जैसे सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभूपगम सिद्धांत। हेत्वाभास के भी 5 प्रकार होते हैं, सव्यभिचार, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। इसके अलावा छल के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। मित्रों, इन सब का वर्णन हमारे न्याय दर्शन में मिलता है और इस प्रकार इन दर्शन शास्त्र को तर्क करने का व्याकरण भी हम कह सकते हैं। वेदार्थ जानने में तर्क का विशेष महत्व है, अतः दर्शन शास्त्र वेदार्थ करने में भी सहायक है। न्याय दर्शन में अध्यात्मवाद की अपेक्षा तर्क एवं ज्ञान का अधिक महत्व है। इसमें तर्क शास्त्र का प्रवेश इसलिए कराया गया क्योंकि स्पष्ट विचार एवं तर्क संगत प्रमाण परमानंद की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। न्याय दर्शन की अंतिम दीक्षा यही है कि केवल ईश्वरीयता ही वांछित है, ज्ञातव्य है और प्राप्य है, यह संसार नहीं। न्याय शास्त्र का प्रारंभ गौतम के न्याय सूत्र से ही माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में न्याय शास्त्र के सिद्धांतों की चर्चा हम आज भी करते हैं, परंतु इस तर्क शास्त्र का तब का स्वरूप कैसा था और क्या था, इसका किसी को ठीक से ज्ञान नहीं है। अगर हम बौद्ध दर्शनों की माने तो बौद्ध मत वाले न्याय सूत्र का उपयोग न करके अपने मतों का प्रयोग आस्तिक सिद्धांतों के विरुद्ध किया करते थे। इसीलिए इसके निवारण के लिए न्याय दर्शन की संरचना हुई। बुद्ध का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है।
यही वह समय था जब गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की। न्याय दर्शन का एक नाम तर्कशास्त्र भी है। प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों में किन्हीं किन्हीं स्थानों में गौतम तथा कहीं कहीं अक्षपाद को न्याय दर्शन का रचयिता कहा गया है। उमेश मिश्र द्वारा रचित भारतीय दर्शन में कहा गया है कि तर्कशास्त्र बौद्धों से पहले भी था और वह बड़ा व्यापक था। इसके भिन्न भिन्न प्राचीन नाम हैं, जैसे कि आन्वीक्षी, हेतुशास्त्र, हेतु विद्या, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, वाकोवाक्य और भी कई नाम। न्याय सूत्र की संरचना कब हुई इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि विद्वानों ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बीच अपनी अलग अलग मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, परंतु सबके अपने अपने पक्ष और तर्क थे। उसमें किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। न्यायशास्त्र के सभी विचार दो धाराओं में बांटे जा सकते हैं, प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधान। गौतम से गंगेशोपाध्याय से पहले तक के विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमेय प्रधान कहे जाते हैं, और गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि तथा उस पर आधारित प्रवर्ती विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमाण प्रधान है। प्रमेय प्रधान विचार वाले ग्रंथ समूह को प्राचीन न्याय तथा प्रमाण प्रधान विचार वाले ग्रंथ समूह को नव्य न्याय कहा जाता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर प्राय सभी दर्शन अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम अनुमति कहते हैं। मित्रों, न्याय दर्शन में सभी 16 प्रकार के पदार्थों की अलग अलग विवेचना की गई है और यह काम काफी सूक्ष्मता से किया गया है। अतः इस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद हमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत में न्याय दर्शन और न्याय शास्त्र पश्चिम के न्याय दर्शन से बहुत ही ज्यादा अलग भी है और विस्तृत भी। हालांकि भारत में हम पश्चिमी जगत के द्वारा रची गई न्याय प्रणाली को ही अपने देश में लागू करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी हमें इस गुलामी से भी मुक्ति पाना ही होगा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई न्याय प्रणाली में न्याय नहीं बल्कि एक फैसला सुनाया जाता है जो दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। मित्रों, विश्व के वैज्ञानिक, चिंतक और इतिहासकार भारत की भूमिका के बारे में आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि भारत को पुनः उनकी महानता के शिखर पर पहुंचाया जाए। ऐसा भारत बनाने के लिए समाज में न्याय, ज्ञान, तकनीकी, कला, कौशल का विकास उसके शिखर तक पहुंचाए। आजादी के बाद आज के समय तक कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बदलना शेष है। उसमें न्याय शास्त्र की एक अहम भूमिका है। भारत में किसी भी शास्त्र का विकास और उसके ज्ञान प्राप्ति का प्रथम माध्यम हमारी इंद्रियां रही है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य देखकर, चखकर, सूंघकर, स्पर्श कर तथा सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। यह सब बाहरी जगत के माध्यम है, परंतु इसके अलावा दूसरा माध्यम हमारे अंतर्मन को माना गया है, जिसमें शरीर को प्रयोगशाला बनाकर उसमें सभी प्रकार के विचार, भावना, इच्छा से हम सत्य को जान सकते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति के दोनों माध्यम रहे हैं। हमारे वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों में भी अंतर्ज्ञान को ज्यादा महत्व और सूक्ष्म बताया गया है। एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने आज से हजारों वर्ष पहले अपने वैश्विक दर्शन में भी इसी प्रकार की बातों को अंकित किया गया है। न्याय दर्शन भी उन्हीं 16 पदार्थों के विषय में मनुष्य के अंतर्ज्ञान को ही दर्शाता है। एक बार किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि विश्व की अंतिम वास्तविकता यानी कि रियलिटी को हम कैसे जाने, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि हम जिन मशीनों के द्वारा, जिन उपकरणों के द्वारा इस विश्व को जानने की कोशिश करते हैं, वो भी विश्व का ही एक हिस्सा है। वह भी देश, काल और नियम के इसी सर्कल में ही है, लेकिन सत्य इससे भी परे है। इसीलिए उन्होंने कहा, जंप अप योर ओन माइंड, मतलब हमें अपने मन से अलग कुछ सोचना होगा, पर वह कैसे करे पश्चिम को यह ज्ञात नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ योग साधना और ध्यान करने की विद्या पहले से ही विद्यमान है। हमारा ज्ञान अंतर्मन से निकला हुआ एक सार्वभौमिक ज्ञान बना, जो इन लोगों के अलावा ब्रह्मांड में निर्मित सभी कण में विद्यमान है। हमारी कानून व्यवस्था न्याय करने पर आधारित होनी चाहिए, ना कि दंड देने पर। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि सन 1860 से 2023 तक अंग्रेजी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों के आधार पर हमारे देश की जो कानून व्यवस्था चलती रही थी, इतने लंबे समय के बाद इसमें अब जाकर बदलाव देखने में आया है। भारत के लोकतंत्र में कुछ ऐसे कानून जो 100 से भी ज़्यादा साल पुराने थे, उन्हें हटाया जा रहा है और कुछ ही महीनों में भारतीय न्याय व्यवस्था का एक नया रूप हम देखेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था से ही प्रेरित है। अब जाकर हमारे देश में भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार 3 नए कानून प्रस्तावित हुए। हम अपने आने वाले वीडियो में और भी कई दर्शन शास्त्रों के ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय ज्ञान और विज्ञान की इस यात्रा में आप लोगों को हमारे ये प्रयास कैसा लगा, यह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।